डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से हमें ट्वीट नजर आता है 10 पॉइंट फ्रेमवर्क जो ईरान का है उस पर हम काम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का उन्होंने रिकग्नाइज किया कि ईरान कंट्रोल में रखेगा और बहुत सारे पैसे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत सारे पैसे ईरान कमाने वाला है इससे। ये बताया गया था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आप अपने हिसाब से ही अभी चलाएं, लेकिन आप उस पर टोल चार्ज करें, जो भी करें। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ये ईरान के फ्रेमवर्क पे होंगे या ये यूनाइटेड स्टेट्स के फ्रेमवर्क पे होंगे? ईरानियों के दिमाग में सबसे बड़ा खदशा ये है कि क्या अमेरिका इसराइल को कंट्रोल कर सकता है या इसराइल अमेरिका को कंट्रोल कर सकता है। ईरान ने बावजूद इसके के हमले हो रहे हैं, ये कोशिश की है कि अभी भी किसी तरीके से एक मौका और दिया जाए डिप्लोमेसी को और दुनिया को दिखाया जाए कि या तो अमेरिका सबमिट करेगा ईरान की डिमांड्स पे और ईरान ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज भी करेगा थोड़ा बहुत न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। जीत है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी की जीत है कि उन्होंने दोनों को राजी किया सीज फायर के लिए। 15,000 मिसाइलें और 45,000 से ज्यादा ड्रोन हैं, ये तो डिक्लेयर्ड है। जो अनडिक्लेयर्ड है वो अलग। जो दूसरी साइड है उसके पास इंटरसेप्टर्स बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी हूं। तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट आज हमको ईरान से ज्वाइन कर रहे हैं, जॉन हसन साहब। इनसे हम जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में अब ईरान की क्या सूरत हाल है। सीज़ फायर हो गया है, सीज़ फायर के बाद ईरान की क्या सूरत हाल है, और जो दोनों तरफा जो बातें और चीज़ें जो जिन पे अभी मज़ीद जिसे कहे कि हतमी फैसला होना है कि क्या ये सीज फायर यहाँ तक 2 हफ्तों का रहेगा या इससे आगे बढ़ेगा। तो क्या ईरान की क्या सूरत हाल है, इब्न हरमुज की क्या सूरत हाल है, ओवरऑल जो सिचुएशन है, और जो पाकिस्तान में इस टाइम मुज़ाकरात का टेबल सज चुका है, इसके हवाले से तमाम चीज़ों पर हम जॉन हसन साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जॉन भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम सबसे पहले तो बताया ना, ईरान की क्या सूरत हाल है। कल परसों रात जिस दिन बताया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा था कि शायद उसको बल्कि इसराइल खींच के ला रहा था कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल करें ईरान में। तो उससे बाद एक एक दफा तो बिल्कुल कोलैप्स हो चुके थे, जो कहें कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे। लेकिन फिर अचानक पता लगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम का ट्वीट आया, फिर को डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको एक्नॉलेज किया, दूसरी जानिब ईरान ने भी एक्नॉलेज किया। तो क्या ईरान की क्या सूरत हाल है और क्या इस टाइम सिचुएशन है इन तमाम मामलात की? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ईरान की सूरत हाल ये है कि ईरान में अभी थोड़ी देर पहले एक ड्रोन इंटरसेप्शन और हुई है। कल लवान के अंदर हमला हुआ ईरान के ऊपर, और साथ ही साथ लबनान के अंदर आपने देखा कि इजरायली जारियत जो है वो जारी है, वहाँ पे हमले हो रहे हैं। अब देखिए, ये जो सारा सीजफायर का मामला है उसके अंदर हमें टाइमलाइन थोड़ी सी फॉलो करनी होगी। टाइमलाइन ये है कि हमला हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि मैं सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा। यहाँ से पेजिशकियान ने ट्वीट किया कि भाई मैं और 1,40,00,000 लोग रेडी हैं, हमला कर रहे हैं तो आप आएं, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। लोग पावर स्टेशन पे जाके खड़े हो गए, लोगों ने ब्रिजेस पे जाके जो है वो ह्यूमन चेन्स फॉर्म कर ली। तो हमले से थोड़े टाइम पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जो है वो नहीं करना था हमला, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर भी था और उसको पता था हमला करने से कुछ नहीं होने वाला, ईरान की जवाबी कार्रवाई और खतरनाक होगी। तो उसको कहीं किसी तरीके से हमला रोकना था। उसने पाकिस्तान को अप्रोच किया और कहा कि जी हमें जो है वो सीज फायर मंजूर है, वॉट एवर। और बिल्कुल नेक नियति के साथ, अच्छे अच्छे अंदाज में, अच्छी नीयत रखते हुए हमारी जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसने वाकई में ईरान को चाहा कि ईरान और अमेरिका किसी तरीके से सुलह कर लें, जो कि एक अच्छी बात है। और ईरान को फिर कम्युनिकेट किया गया कि भाई अमेरिका आपके साथ रेडी है, आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर अग्री करता है। थोड़ी देर बाद हमने ट्वीट देखा शहबाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान, लबनान और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ सीज फायर का ऐलान हो गया विद यूएस एंड एलाइज। तो दोनों तरफा एलाइज जो है उनको इंक्लूड किया गया था। फिर डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से हमें ट्वीट नजर आता है कि 10 पॉइंट फ्रेमवर्क जो ईरान का है उस पर हम काम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का उन्होंने रिकग्नाइज किया कि ईरान कंट्रोल में रखेगा और बहुत सारे पैसे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत सारे पैसे ईरान कमाने वाला है इससे, और रिकंस्ट्रक्शन ईरान शुरू कर दे। वो इसलिए क्योंकि ईरान को यह बताया गया था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आप अपने हिसाब से ही अभी चलाएं, विद ऑब्वियसली आप इजाजत दें सबको जाने के लिए, ऐसा नहीं कि आप बंद रखें, लेकिन आप उस पर टोल चार्ज करें, जो भी करें। अब जो बाद में हमने बयानात देखे, कैरोलिन लेविट की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, हमने ट्रम्प के ट्वीट्स भी देखे, जिसमें वो बिल्कुल मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो ये जो इनका प्लान है वो बिल्कुल एक ऐसा प्लान है जो काबिल कबूल नहीं है, और रद्दी के अंदर जो है वो उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, अकॉर्डिंग टू कैरोलिन लेविट, वो प्लान जो है वो डाल दिया। अब सवाल ये है कि अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ये ईरान के फ्रेमवर्क पे होंगे या ये यूनाइटेड स्टेट्स के फ्रेमवर्क पे होंगे?
अभी भी ईरान को बुलाया जा रहा है इस बात को बावर कराते हुए कि भाई इसराइल एक स्पॉइलर है, इसराइल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और इसराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अमेरिका खुद भी इस जंग से निकलना चाहता है। लेकिन ईरानियों के दिमाग में सबसे बड़ा खदशा यह है कि क्या अमेरिका इसराइल को कंट्रोल कर सकता है या इसराइल अमेरिका को कंट्रोल कर सकता है। तो ईरान ने बावजूद इसके के हमले हो रहे हैं, ये कोशिश की है कि अभी भी किसी तरीके से एक मौका और दिया जाए डिप्लोमेसी को, और दुनिया को दिखाया जाए कि या तो अमेरिका सबमिट करेगा ईरान की डिमांड्स पे, और ईरान ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज भी करेगा थोड़ा बहुत न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, या फिर जंग जारी रहेगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, आरागची साहब का ट्वीट आया बाद में कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल के थ्रू अमेरिका जो है वो जंग जारी रखे। सो द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द यूएस, ये यूएस के कोर्ट में है। मुज़ाकरात से मेरी उम्मीदें जो हैं वो कम हैं। इंशाल्लाह हो सकता है कि अमेरिका अपनी जान छुड़ाने के लिए इसराइल को ईरान के हाथों और हिजबुल्लाह और इन सब के हाथों छोड़ दे कि ठीक है आप डील डील करें इनके साथ। फिर ईरान अपने तरीके से, ईरान कह रहा है कि हम बात करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमेरिका जो है वो जारी रखे सारी चीजें और इसराइल की कोई गारंटी ना दे। बिल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब हमने जो देखा कि क्या पाकिस्तान को किस तरह लिया जा रहा है ईरान में इस टाइम। देखें, पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिवली देखा गया है सारे मामलात में। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अपनाया। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से बैलेंस किया कि वो उस जंग में नहीं आया। और बड़े आई थिंक बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पॉसिबल ही ना होता कि ईरान राजी होता अमेरिका से बात तक करने के लिए अगर पाकिस्तान ने इंसिस्ट ना किया होता, और पाकिस्तान ने गारंटी ना दी होती कि अमेरिका आपकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर, उस फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने के लिए राजी है। तो बिल्कुल पॉजिटिवली देखा जा रहा है, अच्छा देखा जा रहा है। जीत है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी की जीत है कि उन्होंने दोनों को राजी किया सीज फायर के लिए। लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बैलेंसिंग एक्ट जो है वो होगा, और अमेरिका और ईरान दोनों के हम्म, साथ अच्छे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो बात की जाएगी। क्योंकि देखें, हम्म, अगर इसराइल जारियत करे तो उसके ऊपर भी बोलना चाहिए कि इसराइल ने जारियत की है या इसराइल ने सीज फायर हम्म, वायलेट की है। और अगर ईरान यही सीज फायर वायलेट करता तो मैं डेफिनेटिवली कह सकता हूं कि इसके ऊपर कॉन्डेमनेशन आती, मजामत आती कि आपने क्यों सीज फायर जो है वो वायलेट की। तो आई थिंक बराबरी रखना, इंशाल्लाह दुआ यही है कि बराबरी ही रखी जाए इस पूरे प्रोसेस के अंदर, हम्म। और पाकिस्तान ट्रांसपेरेंट रहे सारी चीज़ों के साथ, पूरे प्रोसेस के साथ। और नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान की भी इंटरेस्ट में, और पाकिस्तान यही करेगा कि वो खुल के जो है वो जो भी चीज़ें होंगी वो सामने रखेगा कि एग्जैक्टली किसकी गलती कहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा अगर हम इसको देखें कि अगर ये सीज फायर हो जाता तो ये तो वेल एंड गुड है, और हम देख रहे हैं कि उम्मीद है कि ये हो जाएगा। अगर नहीं होता सीज फायर और दोबारा अमेरिका वही एटमी हथियार और इस तरह की चीजें करता है, तो क्या ईरान में क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो अभी एटमी हथियार बना सकता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि शायद उस पर कंप्रोमाइज करेगा ईरान? क्या कैपेसिटी है अभी ईरान के अभी बना सकते हैं? देखिए, ईरान इस वक्त न्यूक्लियर वेपन बनाने के कोई मूड में नहीं है, और ईरान ना पहले न्यूक्लियर वेपन बनाने के मूड में था। ये तो 1995 से नेतन्याहू जो है वो लेके घूम रहा है एक पर्चा के ईरान जो है वो 2 हफ्ते दूर है या 3 हफ्ते दूर है या बस चंद दिन दूर है न्यूक्लियर बम बनाने के। ईरान जो कॉम्प्रोमाइज करेगा उस पर क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा नहीं है कि ईरान बोलेगा कि नहीं जीरो इनरिचमेंट। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ईरान कहेगा कि जो एनपीटी या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और जो आईएई का पूरा फ्रेमवर्क है उसके अंडर ईरान कहेगा कि हम जो है वो अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को जारी रखेंगे। तो ये कॉम्प्रोमाइज फिर भी है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान अगर चाहे तो बम बना सकता है। लेकिन ईरान बम नहीं बना रहा, ना ही तो अभी तक लेकिन ये बनाया। कितने अरसे में बना सकता है अगर ईरान चाहे तो? चंद दिनों में देखिए, 60% यूरेनियम इनरिच ऑलरेडी 400 किलोग्राम से ज्यादा है ईरान के पास, और चंद दिनों में वो जो है वो 90% इनरिचमेंट तक इसको लेके जा सकता है इफ ईरान वांट्स। कहा यह भी जाता है कि ईरान को जरूरत भी नहीं है जो डिक्लेयर्ड फैसिलिटीज हैं उनके अंदर ये काम करने की। ईरान अलग तरीके से जो है इसको इनरिच करके वेपनाइज कर सकता है। लेकिन ईरान ऐसा करेगा नहीं। आई थिंक ये वक्त बताएगा कि पॉलिसी क्या आती है रही। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के मूड में है। हो सकता है कि जैसे देखिए, अमेरिका पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुला हुआ था, ईरान ने आज तक किसी को तंग नहीं किया वहां से जाने से, जबकि ईरान की अपनी कश्तियों के ऊपर अटैक्स होते थे, ईरान को खुद भी ट्रेड नहीं करने की इजाजत दी जाती थी। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से अभी मजबूर करके ईरान को कंट्रोल अभी आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो हो सकता है कि अब मजबूरन ईरान को न्यूक्लियर वेपन भी बनाना पड़े, यू नेवर नो। तो हो सकता है आगे देखें क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, क्या ग्राउंड इंवीजन जो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई, कभी जजीरे को, कभी ईरान के किसी हिस्से को, कभी उन्होंने कहा कि हम यूरेनियम उठाने जा रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है ईरान में ऐसा? देखिए, ये यूरेनियम उठाने ही आए थे। ये जो पायलट का रेस्क्यू, इन्होंने 150 जहाज़ों का जो रेस्क्यू भेजा, इतने सारे ट्रूप्स भेजे,
एक हम्म। पायलट को रेस्क्यू करने के लिए तो हो नहीं सकता कितने सारे लोग भेजे हों। और देखिए दूसरी चीज ये है कि खुजिस्तान के अंदर जहाज गिरा, हम्म। दैदश के इलाके में जो है वो पायलट को ढूंढा जा रहा था, और पायलट वहां पे रिपोर्ट्स थी कि वहीं पे ही है, और लड़ाई भी हुई बहुत शदीद वहां पे। लेकिन फाइनली जो ये 115 जहाज या 100 जितने भी जहाज थे जो भेजे, ये कहाँ भेजे? हम्म। ये इस्फान पे भेजे। इस्फान में क्या है? इस्फान में न्यूक्लियर फैसिलिटी है। हम्म। दैदश्त और इस्फहान के बीच में फासला कितना है? 500 किलोग्राम, 500 किलोमीटर का है। और ये कैसे हो सकता है कि ये पायलट खुजिस्तान में ड्रॉप हुआ हो, गिरा हो, और पैदल चलता हुआ जख्मी हालत में इस्फहान गया हो, और इस्फहान जाके इसने पहाड़ चढ़ा हो जख्मी हालत में? तो ये जो है वो ईरानियों को ये बात कबूल नहीं है। ईरानी इसको इस तरीके से देखते हैं कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन करने की कोशिश की न्यूक्लियर साइट के ऊपर, जो कि फेल हो गई। और हम्म। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ये कर सके कि वो न्यूक्लियर ले जाएं उठा के, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि न्यूक्लियर कहाँ है। पहली बात तो ये है। तो अच्छा। ये जो है वो वक्त दिखा देगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है तो ये एक धमकी समझ सकते हैं हम, या मतलब कि ऐसी बात कि जो पूरी नहीं हो सकती। तो ईरान कब तक इस चीज को, अगर बिलफर्ज ये सीज फायर अल्लाह ना करे कि ब्रेक होता है, और कब तक जंग लड़ सकता है, कब तक ये जारी रख सकता है ये तमाम चीजें? और कितनी अभी ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो बाकी है, मिसाइल्स बाकी हैं, कितनी बड़ी तादाद में है अभी? देखें, बहुत, मेरे ख्याल में 15,000 मिसाइलें और 30,000 से ज्यादा ड्रोन तो ऑलरेडी ईरान ने डिक्लेयर कर दिए कि उनके पास हैं। 45,000 से ज्यादा ड्रोन्स हैं। ये तो हम्म। डिक्लेयर्ड है। जो अनडिक्लेयर्ड है वो अलग है। तो हम्म। अनडिक्लेयर्ड में बहुत सारे एस्टिमेशंस होते हैं, और इसके अंदर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता तक कितने। लेकिन बहरहाल हमें यह जरूर पता है कि जो दूसरी साइड है उसके पास इंटरसेप्टर्स बहुत कम है। और दूसरी साइड हम्म। से जो पेट्रियट की मिसाइल्स हैं फॉर एग्जांपल, या थैड के इंटरसेप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो बिल्कुल खत्म होने की नहज पे आ गए हैं। और इसराइल का जो अपना आयरन डोम का सिस्टम है वो भी बिल्कुल खत्म होने की नहज पे आ गया है। तो सवाल ये नहीं है कि ईरान कहां तक लेके जा सकता है, सवाल ये है कि क्या ईरान इतना लेके जा सकता है जितना कोई भी ना लेके जा सके इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, मेरी नजर में। तो इसका जवाब क्लियर है कि ईरान के पास कैपेसिटी है कि वो जो ले जिस तरीके से चल रहा है, अगर वो चलता रहे तो बहुत टाइम तक वो इसको लेके जा सकता है आगे। और नो डाउट कि कोई और इसको जो है वो कम्पीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, अगर अमेरिका पीछे होता है और इजराइल उसकी बात नहीं मानता, जिस तरह उन्होंने सीज फायर तोड़ा, लिबनान में जो उन्होंने अटैक्स किए, तमाम चीजें, तो अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल को कितना वक्त लगेगा ईरान को काउंटर करने में, या इजराइल में इतनी शदीद बमबारी या इस तरह करेंगे ताकि इजराइल दोबारा ये हरकतें ना करे? देखें, अभी तो हालत वैसे ही खराब कर चुका है ईरान। ये सिर्फ नेतन्याहू अपने चक्कर में, ताकि उसको ट्रायल से, करप्शन के ट्रायल से बचना पड़े, उसकी जो है वो रिजीम ना चली जाए, सिर्फ इस चक्कर में वो इसराइलियों को भी जो है वो दिन रात शेल्टरों में भेज रहा है। और सिर्फ इस चक्कर में इसराइल के अंदर जो बमबारी हो रही है हमें नजर आ रही है। अमेरिका इसराइल को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अमेरिका खुद एक कॉम्प्रोमाइज फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन में है। $250 मिलियन एडल्सन और एपैक से लिए हैं ट्रंप ने। और ये हम्म। बड़ा एक सवाल है कि क्या, क्योंकि जॉन जॉन मेरशाइमर कहते हैं कि ये तो अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी इसराइल के कहने पे चलती है। और इसराइल को अगर अमेरिका अबैंडन कर दे, जिसकी लाइक्लीहुड मुझे बहुत कम लगती है, तो ईरान, हिजबुल्ला, हमास, हूती, ये मिल के जो काम करेंगे इसराइल के साथ, वो बड़ा खतरनाक होगा। और मुझे नहीं लगता कि इसकी इजाज़त जो है वो अमेरिका देगा किसी को भी। तो हम्म। मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को अब फंस भी गए हैं, क्योंकि इनके इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि इसराइल को या तो चुप करा दें, बंद करा दें, या तो इसराइल हम्म। को भले, ईरान को जो है वो और सारे ग्रुप्स को, जब ईरान अटैक करे तो फिर इंटरफेयर ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान को इसराइल को सपोर्ट भी करते रहें और ईरान जो है वो जंगबंदी रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों काम में से एक काम होगा, या तो जंग होगी या, क्योंकि अच्छा सर, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बताई जा रही है, वो कहा यह जा रहा है कि इजराइल इस सारे सीज फायर में कहीं पर भी नहीं है। वो तो इस बात को नहीं मानेगा। और इस सीज फायर के दौरान अगर इजराइल ईरान पर कोई अटैक, कोई चीज करता है, जिस तरह आपने ड्रोन की बात की, तो फिर उसका क्या होगा? फिर क्या ओवरऑल इसके जो ये सीज फायर है ये खत्म हो जाएगा? क्या इसका क्या होगा फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसराइल है सीजफायर में। ये शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था पहला, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था यूएस एंड एलाइज। अब अमेरिका कहे कि नहीं वो नहीं है, ये तो वो बयानात देते हैं। बहरहाल वो बयानात कुछ और होते हैं और हकायक कुछ और होते हैं। जब यहाँ पे आएगा अमेरिका, जब यहाँ पे बात करेगा, तब ये बात देखी जाएगी। जो अग्रीमेंट होगा और जो ऑब्जर्वर्स होंगे, तब ये देखा जाएगा कि वाकई में इसराइल को अभी तक साथ समझते हैं या नहीं। इनिशियली जो कंफर्मेशन दी गई उसमें तो ये बिल्कुल वाजे है
कि वो लोग इसराइल को इंक्लूडेड रख रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, और ईरान भी इंक्लूडेड रख रहा है सारी रेजिस्टेंस फोर्सेस को। तो इस चीज से वो भाग नहीं सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ का ट्वीट जो है वो सामने हमें नजर आ रहा है। तो इससे भागा नहीं जा सकता, भले वो डिनाई कर दें। अगर ऐसा होता है कि इसराइल हमले करता रहता है, तो ईरान इसके ऊपर बिल्कुल जवाबी कार्रवाई जो है वो मजबूती से करेगा। अभी क्यों नहीं वो जो है वो इतना बड़े हमले कर रहा इसराइल के ऊपर? क्योंकि ईरान को भी पता है कि, और लबनान को भी पता है, हिजबुल्लाह को भी पता है कि इसराइल जो है वो शरारत करने की कोशिश करेगा। और इनको पता है ये बात कि यहाँ पे किसी तरीके से अगर अभी इन लोगों ने किया, ये हमला बड़ा किया, तो फिर लोग जो है वो ईरान को ब्लेम करेंगे कि आपने सीज फायर क्यों तोड़ी, आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, ये तो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी दिखाया जा रहा है, वेट किया जा रहा है, ताकि दुनिया तक सच्चाई जो है वो पहुंचे। और मेरे ख्याल में बहुत जल्द सच्चाई जो है वो वाजे हो जाएगी दुनिया के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जॉन भाई, एक पाकिस्तान में बड़ी बात होती है कि अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान पर और इजराइल अटैक करता है, तो ईरान बहुत कम जवाब, जिस तरह ये तमाम जंग में देखा कि 20% इसराइल पे, बाकी खलीजी कंट्रीज पे हुए। तो ये क्यों ईरान क्यों टोटल हमले जो होते हैं वो इसराइल पे नहीं करता, क्यों सऊदीया में करता है, कतर में करता है, दूसरे यूएई में करता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, पहले तो ये जो फिगर है कि 80% हमले ईरान ने मिडल ईस्ट में किए हैं, इसकी हाँ। आप मुझे अगर डिटेल्स बताएं कहाँ से लिए, क्योंकि ये फिगर तो मुझे कहीं, ये इसराइल अपनी तरफ से कहता है या अरब ममालिक अपनी तरफ से कहते हैं, ये डेटा इनकरेक्ट है। मतलब हम्म, ये इसमें कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। बिला वजह ईरान जो है वो किसी के ऊपर भी हमला क्यों करेगा? फॉर एग्जाम्पल, बिल- ओमान के अंदर ईरान ने हमले नहीं किए, तुर्की के ऊपर हम्म, हमले नहीं किए, अजरबैजान के ऊपर हमले नहीं किए। अब ये जो बातें होती हैं कि ईरान इतने परसेंट मिसाइल्स जो है वो भेज रहा है, अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन हम्म, पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अकॉर्डिंग टू इजरायली सोर्सेज लिख के ये फिगर्स जो है वो सामने रख देते हैं। मेरी मालूमात हम्म, के मुताबिक 65% हमले जो है वो इसराइल के ऊपर डायरेक्टली हुए हैं, और बाकी ठीक। 35% हमले जो है वो अरब ममालिक के ऊपर नहीं हुए, बल्कि उनके बेसिस के ऊपर हुए हैं, उनके एसेट्स के हम्म, ऊपर हुए हैं, जो जो अमेरिका और इसराइल के हैं। हम्म, और क्यों ना करे ईरान हमले इन बेसिस के ऊपर, अगर ये बेसिस दिए में अरब ममालिक ने, जबकि देखें यूरोपियन कंट्रीज ने बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिया, उन्होंने ना बेसिस यूज करने की इजाजत दी, ना लैंडिंग और टेक ऑफ स्ट्रिप्स की इजाजत दी, और कुछ ममालिक ने तो एयर स्पेस से भी बैन कर दिया कि एयर स्पेस हम आपको यूज नहीं करने देंगे हम लोग के लिए। स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, दूसरे ममालिक हैं, स्पेन है। तो इन हम्म, अरब ममालिक ने क्यों अमेरिका को जो है वो इजाजत दी हुई है और सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा कि वो हमले करें ईरान के ऊपर? ये जो स्ट्रैटो टैंकर्स और रिफ्यूलर्स जो इसराइल के जहाजों को तेल पिलाते हैं, ये कहां से आते हैं? ये जो F-35 हैं, ये कहां से टेक ऑफ करते हैं और कहां से लैंडिंग करते हैं? ये जो यूएस सोल्जर्स हैं वो जो मारे गए, वो कहां मारे गए? रियाद के अंदर, प्रिंस सुल्तान के ऊपर। E3 सेंट्री कहां पे हिट हुई? रियाद के ऊपर, प्रिंस सुल्तान के ऊपर। बुबियान आइलैंड के ऊपर हिमार मिसिल्स जो है वो लगी हुई थी। हिमार मिसिल जमीन के ऊपर किसने दी? बेस के ऊपर से तो नहीं आ रही थी, जमीन के ऊपर से आ रही थी, वो कुवैत ने दी। यूएई के अंदर से रास अल खैमा से हिमार मिसाइल्स गई खार के ऊपर अटैक करने के लिए। तो बात सारी ये है कि देखें, इफ यू पार्टिसिपेट, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं एक जारियत के अंदर कि एक मुल्क हमला करे इलिजिटिमेटली, तो जाहिर सी बात है वो अकॉम्प्लिस, आप अकॉम्प्लिस बन जाते हैं। और ये पहली दफा नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया। अरब ममालिक ने 12 दिन की जब जंग हो रही थी इसराइल के साथ, तो कौन सी वो मुल्क थे जो रोक रहे थे उन मिसाइलों को जाने से इसराइल के ऊपर? ये सारे मुल्क थे जो रोक रहे थे ईरानी मिसाइलें जब जा रही थी इसराइल के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इस पे जो है वो अवाम को सिर्फ एक कंफ्यूजन है, हकायक जो है वो सबके सामने है कि क्या हो रहा है। साइड पे तो जो सुपर पावर अमेरिका तो चलो हो ही आपकी गया। और आपका सवाल आपका सवाल आधा कट गया, मुझे नहीं अच्छा। समझ में आया, रुक गया। अच्छा सर, यस। इसमें एक तो हम देखते हैं कि जो अमेरिका है जो सुपर पावर, उसके अलावा भी बहुत दो पावर यहाँ पर हैं, एक रशिया है और एक चाइना है। रशिया और चाइना का आप कितना किरदार देख रहे हैं इस पूरी जंग में? देखिए, नो डाउट चाइना और रशिया ने इनडायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड किया है ईरान को मेरे ख्याल में, लेकिन अभी क्या उनका सपोर्ट है और किस हद तक वो इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करते रहे हैं, तो उसके अंदर भी सवाल आते हैं। जीपीएस सिस्टम में सपोर्ट किया होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग में सपोर्ट किया होगा, लेकिन डिफेंस सिस्टम जो है वो अगर चाइना ने या रशिया ने दिया होता है S-400 फॉर एग्जांपल, तो तेहरान के अंदर और इस्फहान के अंदर जो बमबारी हमें नज़र आ रही थी, वो बमबारी हमें ना नज़र आती। बहरहाल ईरान ने अपना सिस्टम यूज़ किया है डिफेंस के लिए, और अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर कहा जा रहा है कि चाइना ने एक रोल प्ले किया है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि वो लेके आया है सारी पार्टीज़ को एक साथ। लेकिन इसके अंदर भी मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा, आई थिंक चाइना वो है, मेरे ख्याल में तो अमेरिका ही चाह रहा था कि किसी तरीके से ईरान को एक ला के फेस सेविंग जो है वो मिल जाए अमेरिका को,
तो हम्म। इसके अंदर रशिया और चाइना किस हद तक आगे भी साथ आते हैं आई डोंट नो, क्या उनका रहेगा आई डोंट नो, बट एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है कि ईरान ने कहा है कि कोई भी अग्रीमेंट हो तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के थ्रू बाइंडिंग बनाया जाए। और इस प्रोसेस के अंदर P5 मेंबर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। परमानेंट 5 मेंबर्स कौन है? रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके, ये 5 मुल्क हैं। और ये 5 मुल्कों का फिर इसके ऊपर टेबल पे जो है वो होना जरूरी है, मतलब कि ना टेबल पे होना जरूरी है से मुराद ये है कि फिर अमेरिका की जिम्मेदारी होगी कि यूके को और फ्रांस को जो है वो कन्विंस करवाए। फ्रांस तो ऑलरेडी कन्विंस्ड है एंड आई एम श्योर यूके भी कन्विंस्ड है। बट रशिया और चाइना जो है फॉर एग्जांपल इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं कि वो इन ममालिक के साथ डील करें कि भाई आपने कहा था कि बात होगी तो यूएन के साथ इसको रेजोल्यूशन बाइंडिंग कराई जाएगी, तो नाउ इज द टाइम टू डू इट। तो आई थिंक आगे भी डिप्लोमेटिक प्रोसेस में जो है वो हेल्प कर सकता है चाइना और रशिया दोनों। और स्पेशली जो इसराइल के हमले चल रहे हैं उसको रुकवाने में भी हो सकता है कि वो कोई किरदार इसमें जो है वो निभाएं। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के जॉन हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो अभी मौजूदा सूरत हाल है ईरान की और इंटरनेशनल मामलात की, उन तमाम पे हमने उनसे गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको ये जो एक तफसीली इंटरव्यू है आपको पसंद आएगा। फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कजाफी को और जॉन हसन साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।